तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज 20 मिनट की सीरीज़ का तीसरा वीडियो है और इसमें भी कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम प्रॉफिट या फिर बोलूँ कि बकरियों का गुणागणित समझाया था कि कैसे कितना साल में प्रॉफिट देती हैं। और सेकंड वीडियो में बताया था कि गाभिन बकरी लोगों को कैसी सेवा करनी है, क्या पहचान कैसी है और सर्दी में कैसे रखना है, ये सब। अब तीसरा मैं बताना चाहूँगा आपको फार्म मैनेजमेंट क्या होता है। आप बकरी तो ले लेते हैं, अब बकरी को चराई कैसे कराना है, फिर अगर चराई नहीं करा रहे हैं तो घर पर कैसे रखना है, और रखना है अगर घर पर तो फिर रखने की जगह कैसी होनी चाहिए, सर्दियों में किस टाइप से रखना है, ज़मीन से कितना ऊंचा होना चाहिए, सफाई कितने टाइम में करनी चाहिए, तमाम चीज़ें ये हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो जब भी आप बकरियां लें तो पहली बात तो उनके लिए एरिया पर्याप्त होना चाहिए। पर्याप्त मतलब बहुत सारा एरिया की ज़रूरत नहीं है, आप एक 10 बाई 10 का रूम भी बना लेंगे तो भी इनके लिए पर्याप्त रहता है वो। और उसको रूम बनाने के बाद उसमें अब रोशनदान की बारी आती है। रोशनदान या हवा निकलने की जगह या एग्जॉस्ट फैन, ये सब चीज़ें जो भी हैं ये इसके अंदर आती हैं। तो इसमें आपको किस तरह का व्यवस्था देखना है कि आप जब भी रोशनदान बनाएं तो ऐसी साइड बनाएं जिधर से हवा आती है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक रोशनदान बनाएं जिधर से हवा जाती है। अब क्या होगा, इस हवा अप डाउन में जो है अंदर की जितनी भी अमोनिया और बदबू रहेंगी वो सभी निकल जाएंगी। तो इससे जो रूम है वो फ्रेश हो जाएगा और जितनी भी उसकी बदबू है वो चल जाएगी, बेसिकली अमोनिया उड़ जाएगी। अब आगे आते हैं रोशनदान से हट करके ऊपर सीट के ऊपर। या तो आप महंगा ढलाई करवा सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करवाता है, आप भी मत करवाइएगा। या तो फिर आप प्रोफाइल सीट से काम चला सकते हैं। प्रोफाइल सीट बेसिकली एक सस्ती चीज़ है जो कि आपको काफ़ी मदद करती है अगर आप कम बजट में चालू करके अपना फार्म को आगे ले जाना चाहते हैं। तो प्रोफाइल सीट की ही जो चद्दर है उनसे छत बनाएं। और प्रोफाइल सीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मजबूत होती हैं, लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन देखेंगे या जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अगर उसकी बात करूँ तो मैं एम्बेस्टर सीट का उपयोग करता हूँ। एम्बेस्टर सीट सीमेंट वाली सीट को बोला जाता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसमें अभी जैसे ठंड का सीज़न है तो जितने भी मेटल की सीट होती है सब में से पानी जो है ओस की तरह बूंद बूंद टपकने लगता है। अगर आप रहते होंगे वैसे घर में, मैं रहा हूँ, अभी भी रहता हूँ वैसे तो उसमें से बूंद बूंद पानी सुबह सुबह टपकने लगता है। तो आप सो रहे हैं तो पट पिट मुंह पे गिरेगा एक दो बूंदा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो वैसे ही बकरियों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो मेटल सीट में ये दिक्कत होती है, लेकिन एस्बेस्टर सीट में ये दिक्कत नहीं होती है, उसमें पानी ऐसे चूता नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो उतना गर्म नहीं होता जितने मेटल की सीटें गर्म होती हैं, चाहे कोई भी मेटल हो। तो इसलिए एस्बेस्टर सीट ज़्यादा मैं उपयोग में लाता हूँ। और जैसे कि आपको एस्बेस्टर सीट है तो बहुत ज़्यादा हाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड हाइट बोलूँ तो 12 फीट में आपका जो भी घर हो, फार्म हो, इन सब की हाइट 12 फीट बहुत सफिशिएंट रहती है। तो अगर बकरियों को हीट ज़्यादा रहेगा तो उसमें रहने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप ऐसा करें कि एस्बेस्टर के सीट का उपयोग करें जो कि वो मेटल की ना हो करके अलग अलग खनिज उनिज और ये सब दूसरे पदार्थों की, पत्थर उत्थर की बनी होती हैं। तो वैसे में वो धूप को उतना ज़्यादा अवशोषित करके हीट नहीं होती है, जिससे कि गर्मी उतना ज़्यादा रूम में बढ़ती नहीं है। तो बेसिकली बकरियों को रहने के लिए एक वातानुकूलित सी जगह मिल जाती है और काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए भी टेम्परेचर मेंटेन करना। ज़्यादा हीट में भी इनका थोड़ा सा अकबक हो जाते हैं और ज़्यादा ठंडी में भी। तो एस्बेस्टर सीट जो है वो हीट से तो आपको बचा ही लेती है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। फ़ैन नहीं भी है तो भी काम हो जाएगा, रोशनदान ठीक ठाक रहे और एस्बेस्टर की सीट रहे तो काफ़ी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बहुत ईजिली मेंटेन हो जाता है। तो ये हो गया एस्बेस्टर सीट की बात। अब थर्ड आता है नीचे की जो बैठने की इनकी जगह है, वो पक्के का कराएं कि कच्चे का, ये सबके मन में रहता है। मैं भी जब शुरू में स्टार्टिंग कर रहा था तो पक्के का कराएं कि कच्चे का, ये एक बार मन में ख्याल आया था। तो देखो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं।
कच्चा में फ़ायदा ये होता है कि जो भी ये लोग पेशाब करते हैं वो सब अवशोषित हो जाता है ज़मीन में और कीचड़ उचड़ नहीं बनता है नॉर्मली सभी सीजनों में। लेकिन बरसात में जो होता है दिक्कत आती है कि बरसात में ज़मीन पहले से ही गीली होती है, तो ये जब पेशाब करते हैं तो वो भी पेशाब जो होता है वो ज़मीन को और गीली करके कीचड़ बना देता है। तो वहाँ पे आपको या तो बरसात में मिट्टी फिलिंग करनी पड़ेगी, बरसात से ठीक पहले कम से कम 4 इंची 5 इंची मुहर्रम पटानी जो भी आपके एरिया में मिलता हो, या तो फिर आपको करना पड़ेगा कि आप 4-5 इंची वहाँ से मिट्टी काट दें ताकि पुरानी मिट्टी हट जाए। तो भी क्या है, जो दूसरी मिट्टी रहती है वो ज़्यादा अवशोषित करेगी तो कीचड़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं और वैसे ही छोड़ दिए हैं तब क्या है, कीचड़ ज़्यादा आएगा और इस ज़्यादा कीचड़ में आपको बकरी पालने में बहुत दिक्कत आएगी बरसात के सीज़न में, अगर आपका सरफेस जो है वो मिट्टी का है, कच्चा है ऐसे कंडीशन में। तो कच्चा सरफेस में एक तो नीचे का एरिया जो है बरसात में बता रहा हूँ काफ़ी गीला हो जाता है और कीचड़ कीचड़ हो जाता है, इनको बैठने नहीं बनता है, ये रात भर खड़ी रहती हैं, बहुत दिक्कत जाता है। और दूसरे सीजन में अगर मिट्टी की ज़मीन की बात करूँ तो वो दूसरे सीजन में काफ़ी उपयोगी होती है, वो पेशाब करते हैं तो वो आसानी से सूख जाता है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और नीचे आसानी से लोग मन से बैठ सकते हैं, आपको सफाई करने में भी आसानी होती है। अब बीच में आप चाहें तो लीप उप भी सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा भी है उसका दूसरे सीजन में। और अगर पक्के वाले की बात करूँ तो पक्का वाला जो है वो ठंडा में ज़्यादा ठंडा रहता है, वो जल्दी वो नहीं होता है। और इसके अलावा अगर आप उसमें ढलान नहीं बनाए हैं तब आपको पानी निकालने में दिक्कत होगी, पर अगर आपने ढलान बना दिया है तो आप पानी आसानी से निकल जाएगा। मतलब अगर आप पक्का करवा रहे हैं तो उसमें नाली या फिर ढलान का विशेष ध्यान दें। और तीसरा है, अगर आप पक्का करा लिए हैं तो आप उसको समय समय पर धो भी सकते हैं, जिससे कि जितने भी कीड़े मकोड़े और जितनी भी गंदगी है वो थोड़ा ज़्यादा क्लीन हो जाती है और साफ़ सफाई करने में आसानी होती है पक्के वाले में। ये हो गया पक्का और कच्चे का। इसके अलावा अगर आप नीचे इनके कुछ फार्मा या फिर कुछ बना करके इनको थोड़ा ज़मीन से कुछ ऊपर रखते हैं जिससे कि इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब कि कुछ ऐसे फार्मा लगा रहे हैं जिसमें अगर ये पेशाब भी कर रहे हैं तो फार्मा से वो पेशाब नीचे चल जा रहा है और ये सूखे सरफेस पे बैठे हुए हैं। इस तरह का अगर कुछ सेटअप किए हैं तो ये सबसे सही रहता है और मैं भी इसी तरह का सेटअप करा हूँ। मैंने जो होता है चैनल जो है होते हैं जो घर में सेंटरिंग के समय लगते हैं वो वाले चैनल लिए हैं, सबको बिछा दिया लाइन से और उनको थोड़ा हाइट दे दिया है, तो उनसे जो भी ये पेशाब करते हैं वो नीचे चल जाता है और चैनल जो है तुरंत सूख जाता है, वो लकड़ी का होता है। और इसके अलावा झाड़ू लगाने में काफ़ी आसानी होती है। चैनल पे से एक बार में झाड़ू लगाइए, पूरा मेंगनी जो भी इनकी लेडियाँ रहती हैं वो साइड हो जाएगी और फिर उसके बाद उसको आसानी से झाड़ू लगा के हटा दीजिए। और अगर आपको चैनल के नीचे का भी एरिया साफ़ करना है तो चैनल को उठाइए, दीवार से सटाइए और साफ़ कर दीजिए, तो काफ़ी सुविधाजनक है। और इसके अलावा बीच बीच में चूने का छिड़काव करें, जैसे कि ठंडी में, बरसात में तो विशेष तौर पे ये दोनों सीजन में चूने का छिड़काव करना कंपलसरी है। 15 दिन में, महीना में 1 बार 2 बार, ऐसे जैसे आपकी आवश्यकता पड़ती है। अगर काफ़ी सूखा रहता है, ठीक ठाक सा रहता है, तब महीना में 1 बार चलेगा और नहीं तो 2 बार कर सकते हैं। अगर गीला रहता है, बदबू रहती है तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है इनके लिए, उसको साफ़ सुथरा कर देता है। और जहाँ भी बकरियाँ बनती हैं लगभग सभी जगह पर 1 बार चूना ज़रूर छिड़क दिया करें, इससे काफ़ी जो बीमारियां होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उन नष्ट हो जाते हैं, तो बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। तो यहाँ तक फार्म पे आ गए। और इसके अलावा अब बात करते हैं थोड़ा सा, अगर बकरियां फार्म पे आई, रात भर रहने का जुगाड़ बना दिए, अंदर से सब चीज़ कर दिए, अब लाइट बल्ब सब लगा दिए। अब इसके बाद आता है, अगर बरसात का सीज़न या कभी आपको कुछ ऐसा हो गया कि आपको कहीं जाना है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, चरा नहीं पाएंगे, आपके पास कोई चराने वाला भी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको ज़रूरत पड़ती है स्टॉल फीडिंग की। तो 2 तरीके हैं स्टॉल फीडिंग के, या तो आप भूसा लेकर के मिक्स करके खिलाएं, या तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ हरियाली है पर्याप्त, इनके खाने के लिए पेड़ पौधे बहुत हैं, तो जाएँ जंगल, उठाएं टांगी और पेड़ों की कटाई चालू कर दें। लेकिन
आप ये हमेशा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा आप फंसेंगे जब आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या करें, या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, तब वहाँ आप क्या करेंगे। तो वैसे एरिया के लिए मैं कहूँगा कि आप एक सिंपल सी चीज़ को फॉलो करें। आप सीजन में जब आते हैं भूसा, अगर आपकी तरफ दलहनी फसलों का भूसा मिलता है, चना का, मटर का, ये सब का, और भी तमाम तरह की दालें रहती हैं, मूंगफली का, तो आप उनको ले सकते हैं। और अगर आपकी तरफ चना भूसा नहीं मिलता है तो गेहूं का भूसा हर तरफ ही मिलता है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। तो गेहूं के भूसे को ले लें, सीजन में 5-6 रुपये किलो ही मिलेगा, तो आप उसको स्टॉक कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। 3 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 6 क्विंटल, जो भी जैसे आवश्यकता लगता है, तब उसको स्टॉक कर लिए। अब उसमें आप आटा मिलाइए, दाल मिलाइए। अगर आप कुछ इसको मिनरल्स भी देना चाहते हैं तो आप उसमें कैल्शियम मिला सकते हैं, मल्टीविटामिन मिला सकते हैं, मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं, और इसके अलावा आप कुछ और दाने भी मिला सकते हैं, जैसे मक्का के दाने। ये सब मिला करके एक बढ़िया सा इनके लिए सान दीजिए। थोड़ा सा पानी डालिए और आराम से बैठ के फुर्सत से मिलाइए कि पूरा भूसा जो है लटपटा सा हो जाए, उसमें घुल करके मिल करके एकदम माल बढ़िया तैयार हो जाए। उसके बाद इनके सामने परोसिए और ये दबक के खाएंगे। अगर नहीं भी खाते हैं तो भी खाएंगे, आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना बढ़िया खाएंगे। ना नमक डालने में कंजूसी करनी है, ना आटा डालने में, फिर ये बहुत बढ़िया से खाएंगे। और उसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि आप डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग अलग अलग चीज़ें डालते हैं, कुछ चोकर भी डाल देते हैं, कुछ वो खली वाली भी डाल देते हैं, जो जैसा पाता है वैसे करता है। तो आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जो भी खाती हैं उसको साथ में मिला करके दे दें। तो यहाँ तक आपका फार्म का मैनेजमेंट हो गया कि आप कैसे रखेंगे, आप क्या खिलाएंगे। अब तीसरी बात आती है, अगर बकरियां हैं तो उनके साथ साथ आएंगी बीमारियां, इनसे आप बच नहीं सकते। कभी बीमारी आएंगी कि इनके मुंह में छाले हो रहे हैं, कभी बीमारी आएंगी कि ये दस्त कर रहे हैं, ये सब कॉमन बीमारी बता रहा हूँ जो आती हैं। कभी बीमारी आएगी कि कोई बकरी खाना नहीं खा रही है, चुपचाप गुमसुम सी खड़ी है, बीमार टाइप की है, चल नहीं रही है, फिर नहीं रही है, झुंड सा अलग है जैसे वो। कभी बीमारी आएगी कि बच्चा देने वाली थी लेकिन अचानक से एकदम संकट पड़ गई है, खाना नहीं खा रही है, पता नहीं क्या हो गया है। कभी बीमारी आएगी कि टेढ़ा गर्दन करके चल रही है, कभी बीमारी आएगी कि उठ नहीं पा रही है। तो काफ़ी सारी बीमारियां आएंगी, लेकिन इन सब से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिवाय सावधानी के। सावधानी से आप अपने आधी से ज़्यादा दिक्कतों का बिना पैसे के समाधान कर सकते हैं। बेसिकली आप 2-3 टीकाकरण हैं, जिसमें मेरी तरफ जो है एफएमडी के केसेस नहीं आते हैं, तो एफएमडी को तो मैं साइड कर देता हूँ। और मेरी तरफ आते हैं क्या केसेस, ईटी और पीपीआर। ईटी मतलब इंट्रोटॉक्सिनिया, मतलब जो इनके पेट में कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ खा लेते हैं तो जहर बन जाता है। और अगर आपने ईटी का इंजेक्शन नहीं लगाया है तो फिर बकरियां चिल्ला करके पेट दर्द से कुछ देर में निपट जाएंगी, और ये बहुत जल्दी होता है, आप संभाल नहीं पाएंगे। और दूसरा आता है पीपीआर। पीपीआर में इनको सर्दी हो जाएगी, नाक बहेगी, निमोनिया टाइप का हो जाएगा, खाना नहीं खाएंगे, ब्लड का जो है शरीर में कमी हो जाएगा। तो वो बीमारी काफ़ी घातक रहती है, और वो एक बार अगर आती है तो पूरा फार्म में फैल जाती है। तो वो सबसे खतरनाक बीमारी है, इसलिए आपको वहाँ पर वैक्सीनेशन कराना ही कराना है। इट इज़ मस्ट नेसेसरी एंड कंपलसरी फॉर एवरीवन। सो वैक्सीन के बाद फिर आप कुछ दवाइयाँ रख सकते हैं। एक डिवॉर्मिंग का सबसे पहले ध्यान रखने के लिए आप एल्बेंडाजोल और फेल्बेंडाजोल के उपयोग वाली दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली एल्बेंडाजोल ये जो होती हैं, ये ऐसी बकरियों को दिए जाते हैं जो या तो बच्चा नहीं देने वाली हैं, खाली हैं, बकरे हैं, ये सबको एल्बेंडाजोल दे सकते हैं। और जो गाभिन है, मान लो ये गाभिन है, वो गाभिन है, तो इनको आप एल्बेंडाजोल नहीं देंगे। इनको कभी भी एल्बेंडाजोल नहीं देना जब तक ये गाभिन है, तब तक जब तक बच्चा नहीं दे देते, उसके भी 15 दिन 1 महीना तक नहीं देना है एल्बेंडाजोल। क्या करना है आपको, इनको फेल्बेंडाजोल वाली दवाइयाँ देनी है जो डिवॉर्मिंग के लिए आती हैं। ऐसी दवाइयाँ जिनमें फेल्बेंडाजोल हो,
आप पढ़े लिखे होंगे ही, और नहीं पढ़े लिखे हैं तो दुकान वाले को बोल करके ले लें। तो फेल्बेंडाजोल वाली दवाइयाँ गाभिन बकरियों को देनी हैं, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो सेफ रहें, वो फेंके नहीं, आसानी से की डिलीवरी हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। और एल्बेंडाजोल अगर इनको दे देंगी तो ये प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले बच्चे को फेंक देंगी और आपको पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसे ना फंसें आप, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब भी आएगा ठंडी के साथ। इनके लिए कुछ कुछ आप घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। सरसों के तेल में लहसुन उसुन तड़का लगा करके उसको रख सकते हैं, पिला सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा कुछ गर्म चीज़ें खिला सकते हैं, और 1-2 दवाइयाँ आपको फार्म पर रखनी चाहिए जो कि आपको दस्त के समय काम आए। ऐसी दवाइयाँ जो दस्त में काम आए वो ज़रूर रखें, क्योंकि कभी कभी दस्त पता नहीं चलता लेकिन गंभीर हो जाता है, तो आप वहाँ पर छोड़ नहीं सकते। आप बकरियों का इलाज पर तब तक ध्यान मत दीजिए जब तक कुछ चारा खा रही है। अगर ये बकरी चारा खा रही है, भले ही बीमार है, कोई ज़रूरत नहीं है ध्यान देने का, चिल करिए, घर में घूमिए, ऐसे करिए, डीजे बजाइए। लेकिन इन केस अगर वो बीमार है और खाना छोड़ दिए, तब आपको उसकी परवाह करनी ही पड़ेगी, आप उसको फिर छोड़ नहीं सकते। किसी भी तरह से आपको उसका इलाज करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बातें होती हैं कि जैसे अब आपकी बकरियों ने दे दिया है बच्चे, बीमारियां भी हो गई, वैक्सीनेशन भी हो गया, दवाइयां भी हो गई, ठीक है, ये बता दिया। अब थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब आपको बकरियां दे दी हैं बच्चे, मान लो बच्चे दे दी, तो क्या देंगी? एक बकरा एक बकरी, ये रहे बच्चे। अब आपको इनको कराना होगा खस्सी, क्योंकि मार्केट में उनके प्राइस ज़्यादा होते हैं और एक पर्टिकुलर समय पे डिमांड अच्छे आते हैं। और अगर वो खस्सी बड़े भी हो गए, ज़्यादा एजेड भी हो गए, तब भी वो बिक जाते हैं। तो खस्सी में ज़्यादा तामझाम नहीं है, उनका क्लियर रहता है, वो आपके फार्म से बिकेंगे ही बिकेंगे। तो आपको कराने हैं खस्सी, और खस्सी करा करके आप इनको आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। तो खस्सी कराने के लिए कौन आपके एरिया में खस्सी करता है ये आपको पता करना पड़ेगा। ये 2 तरह के होते हैं, एक ब्लेड वाला जिसमें छोटा सा कट मार करके जो अंडे होते हैं, अंडकोश होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। ये पेनफुल होता है लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी यही होता है। और दूसरा होता है प्लास वाला, जिसमें प्लास से इनके अंडे के ऊपर की नसों को दबा दिया जाता है, जिससे कि फिर ये अंडे जो हैं धीरे धीरे सूख जाते हैं और अवशेष की तरह बॉडी में रह जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं। तो 2 तरीके हैं, और दोनों कराता कौन है, किससे कराना है, ये आपको बता दूं। देखिए, डॉक्टर जो होते हैं जानवरों के, उनके पास हेल्पर होते हैं जो ये सब काम करने के लिए आ जाएंगे आपके घर। आप उनको 50-100 रुपये दे करके आसानी से ये काम करा सकते हैं, और ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आप इसमें से फ़ायदा निकालना चाहते हैं। तो वरना आप अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फ़ायदा आपको उतना नहीं मिलेगा, आपको थोड़ी बुद्धि चलानी पड़ेगी, आप इसमें से और ज़्यादा फ़ायदा कैसे निकाल सकते हैं इस चीज़ों पर। और कुछ टॉपिक छूट रहा है क्या? और कुछ कुछ चीज़ें घर में रखें, जैसे कि कुछ दाल वाल रखें, मतलब इनको चारा में कभी कभी कुछ बकरियों की सेहत डाउन हो जाती है, तो उस समय उनको देने के लिए कुछ ऐसे दाने रखें, दलहनी चीज़ें रखें, चारा रखें जो उनको टेस्टी लगे, जिससे वो बीमारी में भी उसको खा सके, बेसिकली एनर्जी की कमी ना हो। और जैसे कि आप इसमें चमक देख सकते हैं, काला है लेकिन चमक देखिए कैसी है, ठीक है। तो ये चमक के लिए, ये देखिए इसमें भी दिख रहा है ना, तो इस चमक के लिए आपको इनको हेल्दी रखना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे ये बकरी है, ये मेरी, अगर आप वीडियो देखते हैं तो मैं बता चुका हूँ, सबसे मेरे पास जो बेकार बकरियों को अगर मैं गिनूँ तो ये सबसे पहले नंबर पर आएगी ये बकरी। इसको लाए हुए मेरे को लगभग 2 साल होने को होंगे, आज तक इसने मेरे को एक भी बच्चे नहीं दिए हैं। ना खाने में अच्छी है, ना चरने में अच्छी है, ना व्यवहार में अच्छी है, किसी चीज़ में अच्छी नहीं है, और बीमार भी बहुत पड़ती है। तो इस तरह की बकरियों को आपको आपके फार्म से हटाना है। मैंने बस इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि उससे एक बच्चा लूं,
मैं लॉस में नहीं रहना चाहता। क्या है, इतने बकरियां चर रही हैं साथ में, वो भी चर लें, लेकिन समय बहुत लग रहा है यार, और मेरा सब्र पता नहीं कब तक चलेगा। तो मैं कह नहीं सकता कि मैं इससे बच्चा ले ही करके मानूंगा, लेकिन अब उम्मीद यही रखता हूँ। तो ऐसी बकरियों को फॉर्म पे से बिल्कुल हटाते जाएं, जो या तो जैसे ये इतनी बड़ी हो गई है कि ये बच्चा दे। अब अगर ऐसी बकरियां आप इनसे उम्मीद लगाएं और साल भर तक आपकी उम्मीद पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप इनको तत्काल हटा दें, हटाएं वहाँ से। और ऐसे लोगों को खोजें जो ऐसी बकरियों को खोज रहे हो जो बच्चा ना दी हो। मतलब कि जो ये भी बकरियां जो होती हैं ना, असल में इनका भी कुछ कुछ जगह पर उपयोग हो जाता है। जैसे कि बकरीद उकरीद में भी ऐसी बकरियों को भी यूज किया जाता है जिन्होंने कभी बच्चा नहीं दिया हो, जो बांझ हो, ऐसी बकरियों को। तो बस बता रहा था जानकारी के लिए। बाकी आप इनको डायरेक्ट कटर को भी दे सकते हैं। हटाओ यार, ख़त्म करो, क्या टेंशन पाल के चलना। और काफ़ी सारी चीज़ें बता दिया हूँ, बाकी किसी और वीडियो में बताऊँगा। अगर इस सीरीज़ का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें कवर करा दी, जैसे कि फॉर्म के बारे में बता दिया, अब क्या क्या चीज़ें उसमें लगेगी इसके बारे में बता दिया, बकरियां तो कैसे रखना है इसके बारे में बता दिया, और कैसे रखना है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बता दूंगा कि किस बकरियों को किस तरह से रखें कि आपको नुकसान ना हो। क्या होता है कई बकरी आपस में रात में झगड़ा करती हैं, तो वो भी आपको अगले वीडियो में हिंट कर दूंगा। कुछ खास नहीं है, बस इतना है, जो मारती हैं उनको बांधें। अब इसके अलावा और मैंने बताया कि अगर आपको कभी कहीं जाना है तो चारा मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके अलावा आपको बताया कि किन किन दवाइयों को घर पर रखना चाहिए, किस किस बीमारी से रिलेटेड दवाइयों को रखना चाहिए। इसके अलावा बताया वैक्सीनेशन क्या क्या कराने चाहिए। तो काफ़ी कुछ बता दिया मैंने एक ही वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप सभी का धन्यवाद, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।